आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी, लेकिन याद रहे कि ये स्टॉक टिप्स के जरिए अच्छे रिटर्न्स का प्रॉमिस देने वाले सब फ्रॉड हैं। मैं कोई कॉल्स या एडवाइजरी सर्विसेज नहीं देती। मैं सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट देती हूँ। मेरी वेबसाइट rachnaranaday.com और rachnaranaday.in के जरिए। हे फोक्स, सीए रचना रानाडे हियर। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए तो आज के वीडियो में एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा स्टॉक जिसके बारे में बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं। सच बताऊं तो हाल ही में मैं मेरे एक स्टूडेंट से मिली थी। वो एमबीए स्टूडेंट या ऐसे कुछ थी, और वो मुझसे पूछ रही थी जियो सिम कार्ड्स के बारे में। और मैंने पूछा कि उसके एनालिसिस क्या है वगैरह, और उसने कहा कि ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है। क्या? स्टॉक एक्सचेंज पे क्या लिस्ट हुआ? वो बोली जियो टेलीकॉम। मैंने कहा ये लिस्ट नहीं हुआ। लेकिन देखिए, इस कंपनी का बिल्कुल भी लेना देना नहीं है सिम कार्ड के जियो से। ये कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और ये एक एनबीएफसी है। ओके, इसका जियो टेलीकॉम से कोई संबंध नहीं है, ये जरूरी बात है। क्लियर? ये कंपनी क्या करती है हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक थोड़ा सा बेसिक पॉइंट देखेंगे। ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई और उसका नाम था रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसका नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में बदल दिया गया। कब? 25 जुलाई 2023। ओके, तो ये क्या करती है? ये एक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। आई होप कि सब जानते होंगे सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्या है। ये होता है टू बिग टू फेल कैटेगरी, तब ये सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट कहलाता है। और ऐसी कंपनीज को आमतौर पर ज्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्हें सीआईसी के तौर पे ऑपरेट करने का अप्रूवल मिला है, जो है कोर इन्वेस्टमेंट्स कंपनी। अब इसका मतलब क्या है? जब किसी कंपनी को एक सीआईसी के तौर पे ऑपरेट करने की परमिशन मिलती है, जिसका मतलब है कि उनका अपना कोई अलग से बिजनेस नहीं होगा। मतलब वे हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में नहीं जा सकते, वो हार्डकोर सर्विसेज में भी नहीं जा सकते। लेकिन फिर वो क्या करेंगे? वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह होंगे, जो और कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, जिनका खुद का बिजनेस होगा। सिंपल। तो एक आखिरी बार, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये एक होल्डिंग कंपनी जैसी है। वो कोई बिजनेस नहीं करने वाले, वो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जिनके खुद के बिजनेसेस है, और इस तरह जो होल्डिंग कंपनी है उसका फायदा होगा। और जब उनके सब्सिडरीज के बिजनेसेस भी बढ़ेंगे। यहां तक ठीक है? ओके, अब इसे और बेहतर समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, और उसके लिए यहाँ देखिए, ये होल्डिंग कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और बाकी सब्सिडियरीज हैं। अब आप ग्रे में जो देख रहे हैं वो उनका पहले से बिजनेस है, और आप जो ऑरेंज में देख रहे हैं वो है अपकमिंग बिजनेस। अब अगर हम देखेंगे कि इनमें कौन सी कंपनियां हैं और उनका मेन बिजनेस क्या है, तो उदाहरण के तौर पर जियो फाइनेंस लिमिटेड ये एक एनबीएफसी है। बेसिकली ये पैसा जुटाएंगे और लोन्स देंगे। जियो लीजिंग अपने नाम की तरह लीजिंग में है। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग को हम पॉलिसी बाजार से कंपेयर कर सकते हैं। तो वो काम करेंगे इंश्योरेंस एग्रीगेटर के तौर पे, और इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाई अप्स करेंगे। वो कमाएंगे कैसे? वो जब इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचेंगे तो उसके कमीशन से कमाएंगे। फिर आता है जियो पेमेंट सॉल्यूशंस। वो एक पेमेंट एग्रीगेटर रेगुलेटेड बाय आरबीआई हैं। बेसिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे सकते हैं, जैसे पेमेंट गेटवेज, और एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी जैसी सब्सिडियरी है, और जियो पेमेंट बैंक्स भी हैं, जो आरबीआई से रेगुलेटेड एक पेमेंट बैंक है। आई एम श्योर कि आपने एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में सुना होगा। तो ये सब पेमेंट बैंक्स एसेंशियली बैंक्स हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस के साथ हैं। प्लस उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ 50-50% जेवी भी प्रपोज किया है। और मेरा मतलब है, जब वो फुल स्केल पे ऑपरेट करेंगे और वो ब्रोकिंग में भी एंट्री करने का सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जीरोधा और अपस्टॉक्स, वैसे बाकी ब्रोकिंग कंपनीज भी हैं। ये कंपनी ब्रोकिंग में भी काम कर सकती है, जैसे जियो ब्रोकिंग, क्या पता। और वो एक एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करने के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। यू नेवर नो, इस ग्रुप से आपके पास शायद एक म्यूचुअल फंड भी आ सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब अगले सेक्शन में हम ट्राई करेंगे और समझेंगे कि उनके प्लान्स क्या हैं, उनके अपकमिंग प्लान्स, और Q1 FY25 के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो कुछ डिस्कस हुआ है। अब उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में समझेंगे। ये प्लान्स FY26 के लिए हैं, तो ये एस्टिमेटेड फिगर्स हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए वो प्लान कर रहे हैं डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स, या एक लोन बुक, या फिर जैसे एक लोन AUM 60 लाख करोड़ रुपए तक।
ब्लैक रॉक के साथ जेवी के लिए वो प्लान कर रहे हैं एक म्यूचुअल फंड एयूएम 79 लाख करोड़ रुपए का। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग के लिए वो 15 लाख करोड़ रुपए के ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम वैल्यूएशन का प्लान कर रहे हैं। जियो पेमेंट्स बैंक के लिए 3,892 लाख करोड़ रुपए के टोटल डिजिटल पेमेंट्स। दिस इज ह्यूज। लेकिन अभी इनमें से हर एक बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं और कुछ एडिशनल अपडेट्स हैं, ये उसी सोर्स यानी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से लिए हैं। जियो फाइनेंस लिमिटेड ने मई 24 से वेंडर फाइनेंसिंग शुरू किया है। उन्होंने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स भी लाए हैं और होम लोन्स अभी बीटा वर्जन में हैं। वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज भी लॉन्च करने वाले हैं। तो सब मिलाकर जब मैं जियो फाइनेंस लिमिटेड की बात करूं तो वो पैसे खड़े करके फिर लोन्स देंगे। जो हमने यहाँ देखे हैं वो तो उन्होंने पहले ही देने शुरू कर दिए हैं। कुछ बीटा फेज में है तो कुछ पाइपलाइन में है। ठीक है, अब मैं जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग की बात करूंगी, जिसे मैंने पॉलिसी बाजार से कंपेयर किया था और आज उनके 31 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप्स हैं। उन्होंने जियो फाइनेंशियल ऐप पर अपना डिजिटल ऑटो और टू व्हीलर इंश्योरेंस भी शुरू कर दिया है। ओके, बाकी एएमसी बिजनेस की बात करें तो उन्होंने की लीडरशिप पोजीशंस को पहले ही तय कर लिया है। टेक प्लेटफॉर्म्स भी डेवलपमेंट के एडवांस्ड स्टेज में है। जियो पेमेंट बैंक अपडेट की बात करें तो उनको अभी 16,000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटलेट्स सेटअप करने के लिए अप्रूवल मिला है। ये बहुत बड़ा है, मेरा मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स के जैसे होते हैं, ओके, जो कनेक्ट करते हैं बैंक्स और कस्टमर्स के साथ। तो ये एजेंट कस्टमर्स और बैंक्स के बीच का ब्रिज बनेंगे। 16,000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे। जितने ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंट्स उतनी ही ज्यादा बिजनेस ग्रोथ पॉसिबिलिटी होगी। और अभी उनके पास 1 मिलियन प्लस कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट कस्टमर्स हैं। अब मैं जियो पेमेंट सॉल्यूशंस की बात करूं तो वो भी एक अच्छा बिजनेस अपडेट है। अब उन्होंने अपने बिलिंग टर्मिनल या अपने बिलिंग डिवाइस पर यूपीआई को एम्बेड या इंटीग्रेट कर दिया है और वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स पर ईएमआई और ब्रांड ईएमआईज भी लॉन्च करने वाले हैं। अब अगर आपको ये लास्ट पार्ट समझ नहीं आया कि ये यूपीआई गोइंग लाइव से हमारा क्या मतलब है, तो उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आप मेरी वेबसाइट rachnaranade.com पे जाओ और मान लो कि किसी को बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से शुरू करना है। वैसे मैंने इस अकाउंट में लॉगिन किया है। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड नहीं, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स चाहिए। मैं चेकआउट पे गई, नेक्स्ट प्रेस किया। यहाँ पर कुछ डिटेल्स ब्लर की गई हैं जो आपको नहीं दिखेगी। तो यहाँ आप ये देख पाएंगे, प्रोमो कोड भी है। ये प्रोमो कोड 2 दिन तक ही एप्लीकेबल है अगर आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो। यहाँ CARRYT कूपन कोड अप्लाई करें, फिर प्रोसीड टू पेमेंट। अब दिखेगा रिडायरेक्टिंग टू द पेमेंट गेटवे। तो यहाँ मेरे वेबसाइट पर पेयू मनी नाम का पेमेंट गेटवे है। लेकिन अगर जियो कुछ ऐसे करता है कि ओके रचना, हम तुम्हें एक पेमेंट गेटवे देंगे कई ऑप्शंस के साथ। अभी यहाँ देखिए यूपीआई है। शुरुआत में वेबसाइट पे ये यूपीआई का ऑप्शन नहीं था, पहले सिर्फ कार्ड्स का ऑप्शन था, फिर नेट बैंकिंग और बाकी ऑप्शंस भी आ गए। जियो की बात करें तो उन्होंने अब यूपीआई का ऑप्शन लाया है। अगर यूपीआई पे क्लिक करते हैं, अच्छा ओके ठीक है, आगे की इंफॉर्मेशन दिख रही थी। तो अगर कोई यूपीआई पे क्लिक करे तो वो ऑप्शन आ जाएगा। बाकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ईएमआई भी अवेलेबल है। तो आखिर में सम अप करते हुए मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जियो पेमेंट सॉल्यूशंस कौन सी फैसिलिटीज दे रहा है या जो शुरू करने वाला है। ठीक है, अब इस वीडियो में 2 जरूरी पॉइंट्स बचे हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस का और दूसरा है वैल्यूएशंस का। उनके स्क्रीनर और फाइनेंशियल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सच बताऊं तो जियो फाइनेंसिस के बारे में जो भी बातें हुई, असल में उन्होंने अभी कोई भी बिजनेस पूरी तरह शुरू नहीं किया है। इनके इनकम की बात करें तो वो थोड़ा कम हुआ, इंटरेस्ट इनकम कम हुआ और डिविडेंड कम है, ये अभी चिल्लर लेवल पे है। तो अभी उनके फाइनेंशियल्स पे फोकस करने के बजाय टेक्निकल्स और वैल्यूएशन पार्ट पर फोकस करें, क्योंकि अगर आपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यूएशन देखा होगा तो ये 136 के चौंकाने वाली वैल्यू पर है। तो ये जायज है कि नहीं, ये सब बातें हम वीडियो के आखिरी सेक्शन में करेंगे। हमेशा की तरह हम ट्रेडिंग व्यू पर हैं। यहाँ देखिए 24 जुलाई से एक महीने से ऊपर ये स्टॉक एक साइडवेज रेंज में रहा है और यहाँ पे देखिए कि 2 सितंबर पे इधर एक बड़ी ब्रेकआउट कैंडल थी, ओके, जिसके बाद इस लेवल तक रिटेस्ट किया, जहां पर इसके मल्टीपल टच पॉइंट्स है। देखिए लगभग 336 लेवल है, प्लस देखिए ये 50 डे लाइन है और 50 डे का मूविंग एवरेज भी। इस स्टॉक को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 336 पे, तो यहाँ होल्ड करना चाहिए। और अगर नहीं होल्ड किया तो फिर इसके अगले दिन क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा।
तो दो मुख्य बातें समझिए, एक ये क्रूशल सपोर्ट पर है और दो ये बड़ी ग्रीन कैंडल क्यों है। 2 सितंबर को एक न्यूज में इसका जिक्र था। कुछ बदलाव होंगे जिससे किसी भी स्टॉक को एफ एंड ओ सेगमेंट में शामिल करवा सकते हैं। तो इसलिए पुराने नियमों के अनुसार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एफ एंड ओ में नहीं जा सकता था। अब नियमों में बदलाव के वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एफ एंड ओ स्पेस में जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भविष्य में वो निफ्टी का हिस्सा भी बनने का चांस है। ये सब भविष्य की बातें हैं, उस पर कमेंट नहीं करेंगे, मैं बस परिस्थिति बता रही हूँ। और क्यों यह स्टॉक बस एक दिन में ही लगभग 7% से ज्यादा ऊपर गया। एक और पेन पॉइंट देखेंगे जो उनका वैल्यूएशन है। स्टॉक की पी 136 है जो कि बहुत हाई है। तो अगर मैं कह दूं कि 136 हाई है और थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, मैं कह सकती थी। ये एग्जाम्पल था कि मैं ये कह सकती थी। लेकिन अब एक स्टेप आगे जाने का प्रयास करते हैं। जो मेरे प्रो इन्वेस्टर मेंबर्स हैं उनके लिए ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। उन्हें ये पहले से पता है, हमने पिछले साल ये स्टॉक और ये पूरा वैल्यूएशन पार्ट भी डिस्कस किया था। लेकिन जो मेरे प्रो इन्वेस्टर मेंबर्स नहीं हैं उनके लिए वो वैल्यूएशन प्रेजेंट कर रही हूं जो मेरे प्रो इन्वेस्टर मेंबर्स के लिए डेप्थ में जाकर किया था। किस हद तक हम किसी स्पेसिफिक स्टॉक को एनालाइज करते समय गहराई में जाते हैं। जब मैं आपको वैल्यूएशन के बारे में समझाती हूँ तो ये बस एक हाइपोथेसिस है, अगर नहीं भी समझ आए तो इट्स ओके, राइट। पहले देखते हैं रिलायंस का मार्केट कैप कितना है। ये है 19.92 ट्रिलियन। ओके, जियो फाइनेंस मार्केट कैप कितना है, वो है 2 ट्रिलियन। तो मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ, 2 लाख करोड़ यानी 2 ट्रिलियन। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज का 6.1% होल्ड करता है। मार्केट कैप का 6.1% कैलकुलेट करते हैं। मैंने ये कैसे किया, इसको मल्टीप्लाई किया 6.1% से। ओके, ये है रिलायंस का शेयर जियो फाइनेंस के मार्केट कैप में। अब एक स्टेप आगे जाते हैं। अब ये है जियो फाइनेंशियल मार्केट कैप जो है 2 ट्रिलियन। ओके, अब इस 2 ट्रिलियन में से 1.21 ट्रिलियन तो बस रिलायंस के वैल्यूएशन की वजह से ही है। ओके, और अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो कि जियो फाइनेंस के मार्केट कैप का कितना परसेंटेज रिलायंस के मार्केट कैप के कारण है, तो हम 1.21 को 2.15 लाख करोड़ से डिवाइड करेंगे। तो अगर आप यहां देखेंगे, ये डिवाइड करने से आता है 56.47%। इन सिंपल वर्ड्स, जियो फाइनेंस के मार्केट कैप का 56.47% वैल्यू केवल रिलायंस के कारण है। तो अब देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिना जियो फाइनेंस की मार्केट कैप कितनी है। 100 माइनस 56.47 यानी 43.53। ओके, अब हम इसे समझ गए हैं। 2.15 लाख करोड़ की मार्केट कैप में से बस 43.53% है उसके खुद के वैल्यूएशन और बिजनेसेस से। ये मार्केट कैप लेवल पर है। अब एक और स्टेप आगे जाकर इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस लेवल पर देखते हैं। ये वीडियो शूट करते समय जियो की स्टॉक प्राइस 337.15 है, लेकिन इसमें शामिल है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस का कुछ कंपोनेंट भी है। तो हम उसे हटाएंगे, तो हम इसे बस 43.53% से मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ जियो के शेयर का प्राइस विदाउट रिलायंस इफेक्ट है 146.77 रुपए। अब ये सिर्फ प्राइस है। अगर मैं P/E करती हूं तो ये सिर्फ प्राइस है। तो मैं क्या करूंगी, सीधे P/E यानी प्राइस अर्निंग रेशियो के लिए स्क्रीनर P था 136, ये मैंने कैसे चेक किया, 136। तो अभी मैं करूंगी 136 का 43.53%, ये आता है 59.21%। सॉरी, ये सिर्फ 59.21 है। अब सवाल ये है, अब मैंने स्लाइस ऑफ किया, अब मैं सब एक साथ समझा रही हूँ। ओके, प्लीज समझिए। यदि जियो में से मैंने रिलायंस इफेक्ट स्लाइस ऑफ कर भी दिया, फिर भी जो PE है वो आता है 59, और अगर रिलायंस के साथ देखती हूँ तो PE है 136। अब सवाल ये है कि रिलायंस का 59.1 स्लाइस ऑफ करना जस्टिफाइबल है या नहीं। सबसे बड़ी चीज जो हो रही है वो है कि लोग उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए बिजनेसेस के साथ क्या हो सकता है इस पे बेट कर रहे हैं। क्या जियो ब्रोकिंग बड़ा हो सकेगा, या फिर क्या जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग बड़ा हो पाएगा, क्या AMC बड़ा हो सकेगा, क्या NDFC ब्लास्ट होगा। और देखिए, यही सभी बेट्स है जिन पे लोग सच में बेट कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है जो हमें मोटा भाई से पूछना होगा कि मोटा भाई, हवे सुझे, हवे सुझे, करेक्ट। ये मैंने आज ही सीखा है। मुकेश जी, व्हाट नेक्स्ट।
जो भी प्लान्स हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, क्या वो टाइम पर एग्जीक्यूट होंगे? अगर हाँ, तो फैंटास्टिक। फ्यूचरिस्टिक प्लान्स क्या हैं? इन दिस केस, क्या वो भी एक बड़े पैमाने पे एग्जीक्यूट होंगे? अगर हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये बिजनेसेस सेटअप हुए हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट आइडेंटिफाई किया है, कुछ बीटा स्टेज में है या अभी शुरू हुए हैं। तो आने वाले कुछ सालों में नजर रखने के लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक होगा। कमेंट सेक्शन में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में लिखिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वन। तो लाइक बटन दबाएं और ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक टेक केयर। जय हिंद एंड बाय बाय।